हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपका यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी टेट और एस टेट के बारे में। ठीक है, सभी एग्जाम में आपका हिंदी पूछा जाता है और बहुत ही अच्छे लेवल से हिंदी पूछा जाता है। आपके एग्जाम में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, और आपको हम यहाँ पर हिंदी पूरा फ्री पढ़ाने वाले हैं, वो भी हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। ये हमारे द्वारा लिखा गया पूरा नोट्स है। इसमें हम आज पहला पार्ट कवर कर रहे हैं, तो कुछ बेसिक जानकारी है और आपका पहला वर्णमाला से रिलेटेड कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी। इसी तरीके से हम 1 बाय 1 आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से इसी तरीके से आपको पढ़ाते जाएंगे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट में लिखिएगा, तो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा इसका पीडीएफ। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ये सजा कर लिखा है उसको। तो यहाँ पर बात करेंगे हम आज हिंदी के बारे में। तो ये आप अंकित सर के द्वारा यानी कि खुद मेरे द्वारा पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये हमारा पहला आज का पार्ट है। यहाँ पर पहला इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो हिंदी है वो किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है। ये नोट याद करके चलना है। जितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने लिखे हैं सारे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। इसके बाद बात की जाएगी कि हिंदी जो है, हिंदी दिवस वो किस दिन मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस बोला जाए या हिंदी दिवस बोला जाए, तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस की बात करी जाए तो विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये तीनों के तीनों। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम में बनते हैं प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न की बात करेंगे। लिखा है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। कभी कभार क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिंदी दिवस के बारे में पूछा है कि मातृभाषा दिवस के बारे में पूछा है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल है और मातृभाषा दिवस है, तो ये हमारा 21 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली थी, तो ये 14 सितंबर 1949। तो ये डेट याद रख लेना, कभी कभार ये डेट भी पूछ ली जाती है, तो महत्वपूर्ण है ये वाला डेट भी। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम आगे अगले प्रश्न की ओर। अब बात कर लेते हैं हिंदी का जो क्रम होता है वो किस तरीके का है। हिंदी का जो क्रम है वो किस तरीके से है, पहले क्या आया फिर क्या आया। तो हिंदी की बात की जाए, हिंदी के उद्भव या हिंदी का विकास जो है वो किस क्रम में हुआ। तो सबसे पहले बात की जाए हिंदी की, तो हिंदी में सबसे पहले संस्कृत आई। संस्कृत से पाली भाषा का जन्म हुआ। पाली से आपका प्राकृत का जन्म हुआ। प्राकृत के बाद अपभ्रंश के बाद अवहट, और वर्तमान में हम किस रूप में पढ़ रहे हैं, हिंदी में। ठीक है, तो आपने देखा किस रूप से, हिंदी से यहाँ संस्कृत से हिंदी आने में आपको क्या क्या स्टेप देखना पड़ा। पहले संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। ठीक है, सारे महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, तो याद रखिएगा। आपसे कभी कभार इसमें सीक्वेंस लगाने को मिल सकता है, ये क्रम से लगाने को मिल सकता है, तो आप देख लीजिएगा। इसको बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में दोनों तरीके से देख लेना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट टाइप की ओर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि की बात की जाए तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ब्राह्मी लिपि विश्व की सबसे बड़ी लिपि है, और इसका जो निर्माण है या उद्भव है, ये कहाँ से हुआ है, जन्म कहाँ से हुआ है, ये ब्रह्मा के मुख से हुआ है। ठीक है, अगर बात करी जाए इसमें एक ब्राह्मी लिपि से रिलेटेड एक और आती है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का जन्म जो है वो किस लिपि से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि की एक खासियत है, एक बात है इंपॉर्टेंट, कि इसकी एक विशेषता है कि ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे, आपको याद रखना है। ब्राह्मी लिपि विश्व की सबसे पुरानी या बड़ी लिपि है, जिसका जो उद्भव है, जन्म है, वो ब्रह्मा के मुख से हुआ है। देवनागरी लिपि इसका जन्म है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, और देवनागरी लिपि जो है वो बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं खरोष्टी लिपि के बारे में। तो खरोष्टी लिपि से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो खरोष्टी लिपि की बात की जाए तो इसका अन्य दूसरा नाम क्या है, तो ये गांधारी लिपि के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि गांधारी लिपि के नाम से भी जाना जाता है, तो खरोष्टी लिपि को गांधारी लिपि के नाम से जाना जाता है, और ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। तो डायरेक्ट इतना ही पॉइंट याद रखिएगा, यही डायरेक्ट पॉइंट बनते हैं आपके एग्जाम में। अब आगे बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण भाषा से रिलेटेड लिपियों के बारे में। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। तो महत्वपूर्ण भाषा की बात की जाए और लिपि की बात की जाए, तो एक तरफ हमने भाषा लिखा है, एक तरफ हमने लिपि लिखा है। तो पहले बात करेंगे हम हिंदी की, संस्कृत और मराठी। हिंदी, संस्कृत और मराठी की जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी लिपि है। ठीक है, ये कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है, जो कि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। अगर बात करेंगे हम गुजराती लिपि की, तो गुजराती भाषा की जो लिपि है वो गुजराती लिपि है।
बंगाली भाषा की लिपि की बात की जाए तो ये बंगाली लिपि है, ठीक है। तो ये तो आसान है बहुत, बिल्कुल नाम में ही छिपी है इनकी। ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण हैं भाषाएं, जैसे असमिया की बात की जाए तो ये असमिया लिपि है इसकी। उड़िया की बात की जाए तो इसमें उड़िया लिपि है, तो ये भी नाम में ही छुपी है। हाँ, ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है, पंजाबी जो भाषा की लिपि है वो पंजाबी की कौन सी है, गुरुमुखी लिपि। तो ये आपका महत्वपूर्ण है, ठीक है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि, पंजाबी भाषा की जो लिपि है कौन सी है, गुरुमुखी लिपि। अगर बात करेंगे उर्दू की, तो उर्दू की भी महत्वपूर्ण है। उर्दू की क्या है, फारसी, या हम कह सकते हैं अरेबिक लिपि, अरेबिक लिपि। तो ये भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। चलिए अब कुछ और है महत्वपूर्ण, ये भी देख लीजिए। डायरेक्ट अगर एग्जाम में बना तो क्वेश्चन इन्हीं से बनेगा। चलिए, यहाँ तमिल भाषा की अगर लिपि पूछा जाए तो ये तमिल लिपि है। तेलुगु भाषा की अगर लिपि पूछा जाए तो ये तेलुगु लिपि होती है। उसके बाद कन्नड़ भाषा की तो ये कन्नड़ लिपि है, कन्नड़ लिपि है। तो ये तो डायरेक्ट नाम में ही छुपी है। अब बात करें थे मलयालम लिपि की, तो ये भी मलयालम लिपि है, तो ये भी नाम में ही छुपा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट सिंधी लिपि की। तो सिंधी लिपि जो है ये महत्वपूर्ण है आपकी, और इसकी बात की जाए सिंधु लिपि की, तो ये देवनागरी भी में भी और अरबी दोनों में लिपियों में लिखी जाती है। यानी कि सिंधी जो भाषा है इसकी देवनागरी और अरबी दोनों लिपियों में लिखी भाषा मिलती है इसकी। चलिए अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। तो अब आ जाते हैं हम वर्णमाला की टॉपिक पर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वर्णमाला की बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी वर्तमान में यहाँ वर्णमाला को दो प्रकार से विभाजित किया गया है कि स्वर और व्यंजन। तो अब इस पर पहले हम वर्णमाला की परिभाषा जान लेते हैं क्या होती है। तो वर्णमाला की परिभाषा होती है, वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बनी है, वो भी कौन सा, वर्ण और माला से, ठीक है। अब वर्णमाला किन दो शब्दों से मिली है, वर्ण और माला के युग से बनी है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण परिभाषा पूछी जाती है, तो ये सार्थक परिभाषा हो जाएगी कि वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो ये आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट करके चलिएगा, एग्जाम में ये बनता है बिल्कुल ज्यों का त्यों। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो इसी वीडियो के लिंक में या वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा पीडीएफ, ठीक है। चलिए तो हम बात करेंगे आगे दो प्रश्न यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं आपके। आपने देखा होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी गई है, तो छोटी इकाई वर्ण या अक्षर होती है, ठीक है। वर्ण की जगह आपको यहाँ पर अक्षर भी मिल सकता है, ठीक है, वर्ण या अक्षर। चलिए, वर्ण या अक्षर, ठीक। अब बात करेंगे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई की बात की जाए तो ये क्या होती है, ध्वनि होती है, ठीक है, मौखिक इकाई। अब छोटी वर्ण है, वर्ण को हम लिखित इकाई भी बोल सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित में क्या होती है, वर्ण या अक्षर होती है। सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, आप नोट करके चलिएगा, ठीक है ना। आप ये नोट करके चलिएगा, एग्जाम में ये बनते हैं एग्जाम में, तो इस वजह से ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, इतना चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम स्वर के बारे में। अब यहाँ से स्वर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, स्वर। तो यहाँ पर हम स्वर के बारे में बात कर रहे हैं। स्वर को संस्कृत में अच कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पर ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है कि जो स्वतंत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या होते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर को संस्कृत में अच कहा जाता है, और इसके साथ साथ आपको याद रखना है स्वर की संख्या 11 होती है, ठीक है। वर्णमाला में टोटल 52 शब्द हैं, ठीक है। नए रूप में आप लोग यहाँ करंट में पढ़ रहे होंगे कि नए में कुछ लोग 53 भी बता रहे हैं, तो आपको फिलहाल पहले 52 का डाटा याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 11 स्वर होते हैं, ये याद रखेंगे। अब स्वर कौन कौन से 11 होते हैं, तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये ऋषि वाला री है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए आए ओ आओ। तो इन सब की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम्पल, ये चीज़ याद कर लेना, एग्जाम में ये बनता है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करें। अब बात कर लेते हैं व्यंजन की। तो आपने देखा यहाँ पर कि स्वर की संख्या कितनी थी, 11 थी, ठीक। अब व्यंजन के बारे में बात करेंगे। तो व्यंजन की बात की जाए तो व्यंजन को संस्कृत में हल कहा जाता है, ठीक है। और इन वर्णों का जो उच्चारण है वो स्वर की सहायता से भी किया जाता है, और इन्हें व्यंजन कहते हैं। ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। 2-3 पॉइंट क्या याद रखना है, व्यंजन को संस्कृत में हल कहा जाता है, व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, और इसे व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन की संख्या पूछा जा सकता है तो 33 होते हैं, ठीक है। अब विकल्प में कोई कहेगा 39 भी होती है, ठीक है, 39 होती है, 37 होती है, 43 होती है, इस तरीके से विकल्प आते हैं, ठीक। 43 होती है, 41,
तो 39, 37, 41 इस तरीके से विकल्प होते हैं, तो वो विकल्प पे डिपेंड करता है। ठीक है, हम बिल्कुल इसका डिटेल बताएंगे ताकि इसका आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। लेकिन बेसिकली पूछा जाए कि अगर आपके व्यंजन कितने हैं, तो 33 होते हैं। ठीक, अब इनमें 33 व्यंजन में कौन कितना होता है, तो आपको बता दें कि 25 इसमें स्पर्शी व्यंजन होते हैं, 4 इसमें ऊष्म व्यंजन होते हैं और 4 इसमें अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाता है, 33। तो 33 जो वर्ण होते हैं इनका आपने लेखा जोखा देख लिया है कि कौन कौन से वर्ण होते हैं। ठीक है, ये आपका एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा, और अगर आपको ये PDF लिखना है अपने अच्छे तरीके से नोटबुक में, तो आप ये लिख सकते हैं PDF लेकर। ठीक है ना। चलिए, अब अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं व्यंजन क्या होता है कि बिना स्वर के नहीं बोला जाता, यानी कि विथ स्वर के बोला जाता है। तो आपने देखा होगा का हम इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन इसका वास्तविक अगर देखा जाए तो का ह्रस्व होता है, इसके साथ एक आ लगा होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये का बनता है। तो यानी कि इसमें एक व्यंजन के साथ एक स्वर लग रहा है। ऐसे माँ ह्रस्व है, छोटा माँ है, और इसमें आ हमारा लग रहा है, तो इसे हम माँ कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले शब्द हैं, जैसे का हो गया, माँ हो गया, रा हो गया, इन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। इन्हें का नाम क्या है आपको पता, याद रखना, ये क्या है, व्यंजन। ठीक है, तो ये व्यंजन क्या होते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। चलिए, अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों की जो कि एग्जाम में बनते हैं। ठीक, एग्जाम में आएंगे तो आप इन्हें निश्चित तरीके से कर रहे होंगे। यहाँ लिखा है स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से, क्या लिखा है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से। तो यहाँ पर पॉइंट क्या याद रखना है, जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। तो जब स्वर रहित वाला व्यंजन है स्वर सहित वाले व्यंजन से मिलता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। और ये जो एग्ज़ाम में पूछा गया था हाल ही के, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके यूपी पुलिस में भी पूछा जा चुका है, यूपी टेट में भी क्वेश्चन पूछा जा सका है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो प्रश्न है आपको याद रखने हैं, किस तरीके से प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में। चलिए, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर संयुक्ताक्षर कहलाता है। संयुक्ताक्षर की अगर एक आध एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं, जैसे का प्लस सा, का और सा मिलकर ये छा क्षत्रिय बनाते हैं। तो कुल मिलाकर ये छा जो है ये आपका संयुक्ताक्षर है। जैसे जा प्लस या मिलकर आपका क्या बनता है, तो ये भी आपका संयुक्ताक्षर है, जिसे आप जानते हैं ना संयुक्त व्यंजन के नाम से, वो आपके संयुक्ताक्षर के अंतर्गत आते हैं। और 4 आपके स्वर भी आते हैं। टोटल अगर संयुक्त अक्षर की ये बात की जाए तो ये 8 होते हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं, आप देखेंगे आगे। चलिए, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर वर्णमाला की। बहुत ही शानदार तरीके से लिखा है आपके लिए, और आशा है आप सभी को पसंद भी आ रहा होगा हमारा लेख लिखना। चलिए, बात कर लेते हैं वर्णमाला की अब। तो वर्णमाला में अब एक एक करके 1 बाय 1 प्रकार पढ़ते चलेंगे। वर्तमान लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 है। ठीक है, तो ये चीज़ है, 52 का ब्यौरा है। कुछ लोग 53 बताते हैं, वो 53वां नया ऐड किया गया है। तो अभी फ़िलहाल हम 52 का रिलेटेड बताते हैं, जो एग्ज़ाम में बने थे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। ठीक है, वर्तमान में 52 लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 होती है। तो अब देखेंगे 52 वर्ण कौन कौन से हैं, तो इनको देखो सीधा देखते हैं। 11 स्वर होते हैं आपके। ठीक है, 25 इसमें व्यंजन होते हैं, वो भी कौन से वाले, यहाँ पर हम नाम लिखना भूल गए हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आपके 25 कौन से हैं, स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन कौन से हैं, स्पर्शी व्यंजन हमारे 25 होते हैं। ठीक, उसके बाद आपसे पूछा जाए 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, और 2 अयोगवाह व्यंजन होते हैं। इस प्रकार सभी को टोटल करेंगे तो ये कितना 52 बन रहा होगा। तो 52 वर्णों का जो लेखा जोखा है वो इस प्रकार है, और हम इसको कहते हैं कि ये आपको नोट या रट लेना है, सीधा याद रख लेना है। एग्ज़ाम में यहाँ पर जरूर क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे इनके जो 11 स्वर होते हैं उन्हें किस तरीके से वर्गित किया गया है, स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं, इन्हें किन वर्गों में बांटा गया है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, ये सभी के सभी हम 1 बाय 1 सारे कवर करेंगे। ठीक है ना। तो फिलहाल आपने इतने देख लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ें। अब बात कर लेते हैं स्वर का वर्गीकरण के बारे में। तो सबसे पहले स्वर का वर्गीकरण करेंगे अगर हम, तो सबसे पहले किस टाइप से करेंगे, तो आपका स्वर का जो वर्गीकरण है सबसे पहले
उच्चारण के आधार पर स्वर का वर्गीकरण करेंगे। तो उच्चारण के आधार पर पहले वर्णों की संख्या की बात की जाए तो ये 45 वर्ण होते हैं, जिसमें उच्चारण के आधार पर अगर स्वर की वैल्यू पूछा जाए तो स्वर की संख्या पूछा जाए तो 10 होती है। इसमें री को स्वर नहीं माना जाता है, तो हम कह सकते हैं उच्चारण के आधार पर 10 स्वर होते हैं कौन, ठीक है। फिर अगर इसमें बात की जाए, अगर उच्चारण के आधार पूरे टोटल वर्णों की संख्या पूछा जाए तो 45 होती है, ठीक है ना। लेकिन इसमें स्वर की बात की जाए तो 10 होते हैं। द्विगुण व्यंजन की बात की जाए तो 2 होते हैं। स्पर्शी व्यंजन की बात की जाए तो 25 होते हैं। ऊष्म व्यंजन की बात की जाए तो 4 होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन की बात की जाए तो 4 होते हैं। टोटल मिलाकर ये भी कितना 45 होते हैं, जो कि यहाँ पर बताया गया है कि उच्चारण की दृष्टि से जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं, आपके 45 होते हैं। जब 45 अगर वर्ण है तो 45 का लेखा जो का हमने है वो इस तरीके से देख लिया है, ठीक है। चलिए, शानदार तरीके से आप इनको भी लिख रहे होंगे। अब बात करते हैं स्वरों के वर्गीकरण के बारे में। तो यहाँ पर 1 बाय 1 अब देख रहे हैं आगे। हिंदी में कुल स्वरों को 3 प्रकार से बांटा गया है, 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो अब हम इसमें बात करेंगे। यहाँ पर पहला स्वर होता है हिंदी ह्रस्व स्वर, जिसे हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है एक मात्रा का समय, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से आपका एग्जाम्पल या डेफिनेशन हो जाएगी कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। या हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि कम समय की जगह हम यहाँ पर एक मात्रा का समय लगता है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसकी बात की जाए तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ भी है कि इन्हें मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं, इन्हें मूल स्वर कहा जाता है। तथा ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। यही चीज़ हमने आपको बताया था कि इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है और एक मात्रिक स्वर भी इन्हें कहा जाता है। शानदार तरीके से आप लिखिएगा। अच्छा, इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये जो 4 स्वर हैं ये आपके ह्रस्व स्वर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दीर्घ की। अब दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो यहाँ पर दीर्घ स्वर में देखेंगे क्या क्या है। दीर्घ स्वर में दीर्घ स्वर को आप लिखेंगे तो यहाँ जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है या दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। इसे हम दीर्घ भी कहते हैं। एक मात्रिक को लघु स्वर कहा जाता है, दीर्घ मात्रिक स्वर को या दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहा जाता है, जिसमें 2 मात्राएं होती हैं। इसमें दीर्घ स्वर में 2 मात्राएं होती हैं। अब यहाँ पर देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन्हें द्विमात्रिक कहा जाता है, बिल्कुल 2 मात्राएं होती हैं, ठीक है। इनकी संख्या 7 होती है। देखिए, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं कि ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है, कौन कौन से हैं, ठीक है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा ई, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और री, ये 4 स्वर होते हैं ह्रस्व, ठीक है। और मूल स्वर भी कहा जाता है उन्हें। ऐसे दीर्घ कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब दीर्घ 7 स्वर जो दीर्घ होते हैं 7 होते हैं, उनकी संख्या कौन कौन सी है देखेंगे। 7 कौन कौन से हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए आए। देखो बड़ा ई, देखो बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए आए, ओ आओ, ये जो होते हैं 7 होते हैं। ये 7 होते हैं द्विमात्रिक स्वर, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं हम तीसरे की। तीसरा जो होता है वो होता है हमारा कौन सा होता है, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर की बात की जाए तो जिन स्वरों का उच्चारण करने पर ह्रस्व एवं दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय लगे या स्वर की जो ह्रस्व स्वर है उसके 3 गुना समय लगे उच्चारण करने में, तो उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। इनकी एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना कि इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, यानी कि 3 मात्राओं का स्वर होता है। और जैसे इनकी एग्जाम्पल अगर देखा जाए, जो मंत्रोच्चारण में बोलते हैं ना, ओम बोलते हैं, राम बोलते हैं, जैसे ये मंत्रोच्चारण वाले जो सभी शब्द होते हैं वो इसी स्वर के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। एक बार तो क्वेश्चन ऐसे भी बना था कि ओम को किस तरीके से लिखा गया था, ठीक है। तो इस तरीके का आंसर आपका सही था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, एग्जाम में बनते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप एक बार और वीडियो देख लीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम सारा जो पार्ट है 1 बाय 1, चाहे वर्णमाला का हो चाहे कोई भी हो, हम 1 बाय 1 सारा पार्ट आपको कवर कराएंगे इसी तरीके से, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। चलिए, यहाँ पर बात करेंगे अब मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर 3 भेद होते हैं। जैसे एक होती है लघु मात्रा या लघु स्वर, जिसे हम ह्रस्व बोलते थे, अभी बताया था। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इसमें 1 मात्रा होती है, ठीक।
अगला होता है गुरु स्वर, जिसे हम दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आए ऊ औ। इसमें हमारा दो, ये गुरु इस टाइप से लिखा जाता है, दो मात्रा होती है, ठीक है। प्लुत स्वर को हम बात करेंगे तो ये ओम हो गया या ओम इस तरीके से हो गया, राम हो गया, या मंत्र उच्चारण करने वाले शब्द प्लुत स्वर के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो ये भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब बात कर लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद कौन कौन से हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर बात की जाए तो ये दो भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। कौन कौन से होते हैं? तो पहला मूल स्वर होता है, जिन्हें स्वरों का निर्माण एक खंड के द्वारा हुआ हो उसे मूल स्वर कहते हैं, यानी कि इन्हें विघटन नहीं किया जा सकता है, ये एक ही खंड के बने होते हैं। जैसे इनकी संख्या 4 होती है, ये चीज़ आपको नोट करना है। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ई, ये 4 होते हैं। कभी इनको आपने तोड़ते हुए देखा? नहीं देखा होगा ना। तो मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं, जिन्हें हम तोड़कर नहीं लिख सकते हैं। एक ही खंड के द्वारा इनका निर्माण होता है या एक ही खंड से ये बने होते हैं। आगे बात करते हैं हम संधि स्वर के बारे में। तो संधि स्वर के बारे में बात करेंगे अगर, तो यहाँ लिखा हुआ है स्वरों का, जिन स्वरों का निर्माण दो खंड के द्वारा होता है उन्हें संधि स्वर कहा जाता है, या दो खंड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, इनका भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन क्या है, याद रखिएगा कि ये जो संधि स्वर होते हैं ये दो प्रकार से होते हैं। कुछ सजाती होते हैं, कुछ विजाती होती हैं, ठीक है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर पहले सजाती के बारे में, सजाती स्वर। तो यहाँ जो स्वर समान जाति के हों या समान जाति के योग से निर्मित होते हों उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं, और इन्हें मूल दीर्घ के नाम से भी जाना जाता है। मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो क्वेश्चन में ये पूछा भी गया है कई बार। तो इनकी संख्या 3 होती है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये मूल दीर्घ स्वर होते हैं। तो याद रखेंगे ये कौन कौन से हैं मूल दीर्घ स्वर। कितने होते हैं? 3 होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनकी संख्या 3 होती है। आगे बात करेंगे हम विजाति के बारे में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सजाती तो समझाया नहीं हमने। तो जहाँ छोटा आ, बड़ा आ, या बड़ा आ, छोटा आ मिलकर बड़ा आ बनाते हैं तो ये समान जाति के होते हैं। जैसे छोटी बड़ी, बड़ी छोटी इस तरीके से होता तो भी बड़ी, और छोटा ऊ बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ छोटा ऊ होता तो ये भी हमारा सजाती होता। लेकिन आ प्लस ई मिलकर, जैसे आपने देखा होगा, आगे हम पढ़ेंगे कि आ प्लस ई मिलकर अगर हम बनाएंगे, अगर आ प्लस ई मिलकर अगर हम बनाएंगे, आ प्लस ई मिलकर, तो ये आपका ए बनेगा। तो ये जो आपका स्वर होगा, ये स्वर तो होगा ही, लेकिन ये आपका विजाति में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम नहीं लिखेंगे, अब इसको हम इरेज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम इरेज कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अब विजाती स्वर की बात कर रहे थे, तो हमने को कहा था कि अब विजाती बारे में बात करेंगे। तो विजाती स्वर क्या होते हैं? ये विभिन्न जाति के होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग मिलकर बने होते हैं। जो स्वर विभिन्न जाति के योग से या विभिन्न जाति के वर्णों के योग से निर्मित होते हैं उन्हें विजाती स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब 4 कौन कौन से हैं तो ये देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ए, आए, ओ, आओ, ये 4 जो होते हैं विजाती होते हैं। जैसे यहाँ पर विजाती कैसे पहचानेंगे, यहाँ छोटा आ और छोटी ये अलग जाति के मिल रहे हैं, ये बना रहे हैं। छोटा आ और ए मिलकर आय बना रहे हैं, छोटा आ और ऊ मिलकर ओ बना रहे हैं, छोटा आ और ओ मिलकर आओ बना रहे हैं। तो ये अलग अलग जुड़कर ये 4 शब्द जो हैं ये बने हैं। ये आपके स्वर तो हैं ही, लेकिन विजाती स्वर के अंतर्गत आएंगे। इन्हें आप संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं, संयुक्त वर्ण, संयुक्त स्वर या संयुक्त अक्षर के नाम से, ठीक है। तो संयुक्त स्वर की संख्या कभी कभार पूछा जाए तो संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। लेकिन संयुक्त व्यंजन की संख्या भी कभी पूछा जाए, अगर एक हम यहाँ पर नोट लिख देते हैं कि अगर आपसे संयुक्त व्यंजन की भी संख्या पूछा जाए, संयुक्त व्यंजन, तो आप ये कहेंगे कि संयुक्त व्यंजन भी कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। वो कौन सा होता है? छ, त्र, ज्ञ और स्रा। और यहाँ पर ये आपके 4 ये हो जाएंगे, ये वाले। तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में ये बनते हैं, सीधा नोट कर लेना इनको, ठीक है। चलिए, अब नोट आपको याद रखना है। यहाँ पर ये चीज़ हम बता चुके हैं कि संयुक्त वर्णों की जो संख्या होती है वो टोटल 8 होती है, जिनमें 4 स्वर होते हैं और 4 ही व्यंजन होते हैं। हम ऊपर लिख भी चुके हैं। चलिए इसका डिटेल भी लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर ए, आए हो जाएगा, ओ और आओ हो जाएगा। तो ये आपके 4 संयुक्त स्वर हो जाएंगे। और ऐसे ही संयुक्त व्यंजन 4 हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा? पहले क्षत्रिय वाला हो जाएगा, फिर त्रा हो जाएगा, फिर ज्ञा हो जाएगा और फिर स्रा हो जाएगा, ठीक। तो ये 4 व्यंजन के अंतर्गत आ जाएंगे। अपन से अगर पूछा जाए कि संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है तो टोटल 8 ही बताएंगे, ठीक है, जिसमें 4 स्वर और जिसमें 4 व्यंजन होते हैं, ठीक है ना।
चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। अब नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ेंगे तो हमारा है जिह्वा या प्रयत्न के आधार पर स्वर। तो जिह्वा या प्रयत्न के आधार पर स्वर की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर देखने वाले हैं हम इसमें स्वर का प्रकार। चलिए यहाँ पर बात करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर जिह्वा के आधार पर स्वर हैं ये कितने, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है और पश्च स्वर होता है। 3 स्वर होते हैं। अब इनका बात कर लेते हैं। इनका कभी कभार पूछा जा सकता है इनसे रिलेटेड कि कौन सा अग्र स्वर है, कौन सा मध्य स्वर है। ठीक है, अग्र स्वर की बात की जाए तो जिसमें या जिन स्वरों में या जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग या आगे का भाग कार्यरत हो उसे अग्र स्वर कहा जाता है। जैसे आपने देखा हो छोटा ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आय, ये 4 शब्द ऐसे हैं, इनका उच्चारण करेंगे तो आपके जीभ का अग्रभाग कार्यरत होगा। ठीक है, ये इनकी मदद से बोले जाएंगे, तो ये अग्र स्वर के अंतर्गत आएंगे। मध्य स्वर की बात की जाए तो इसमें जीभ का मध्य भाग कार्यरत होता है। जब भी आप ये वर्ण उच्चारण करेंगे तो जीभ का मध्य भाग इसमें काम करेगा, तो ये छोटा आ अकेला होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ और रह गए हैं, जैसे यहाँ पर पश्च स्वर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे पश्च स्वर की। तो यहाँ पर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण करने में जीभ का पिछला भाग कार्यरत होता है। ठीक है, पिछला भाग कार्य करे। तो पश्च स्वर के उदाहरण देख लीजिए, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने शानदार आपके प्रश्नों के जवाब दिए हैं और ये वर्णमाला का हमारा पहला पार्ट कवर हो चुका है। ठीक है, ये हमारा वर्णमाला का कौन सा पहला पार्ट था। ठीक है, और आशा है आपको ये सभी जो पार्ट है, पहला पार्ट है हमारा, पसंद आया होगा। तो इसी तरीके से आपको अगर वीडियो चाहिए हो, डेली चाहिए हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। हम 1 बाय 1 पार्ट करके छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा लिख कर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ पूरा प्रोवाइड करा देंगे। यूपी पुलिस हो चाहे यूपीएसआई हो, ठीक है, हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्रवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आपके हिंदी के पार्ट नंबर 2 के बारे में, जिसमें हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 करा था वर्णमाला से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें हम बात कर रहे हैं वर्णमाला से रिलेटेड। ये आज हमारा दूसरा पार्ट है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम आपको पूरा हिंदी कवर कराने वाले हैं यूट्यूब के माध्यम से, वो भी बिल्कुल फ्री और अच्छे तरीके से हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से हम आपको लिख कर ले आ रहे हैं। और आपको यही चीज़ पढ़ना है जो हमने आपको बताया है, क्योंकि मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ इसमें अच्छे से अच्छा स्कोर आप कर सकेंगे। मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मैं अंकित सर, और ये क्वालिफाइड भी किया है यूपीपी। और अगर आप हिंदी की बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में, तो आपका जो 37 प्रश्न आता है टोटल, इसमें से आप कहें तो मेरे 34 थे। ठीक है, अब ये तो कह नहीं सकते कि हमारे 37 में से 37 थे, पर हाँ 34 थे, लेकिन 1-2 नंबर और भी बढ़ सकते थे, जो हमने कुछ गलतियाँ की थी, इस वजह से कम हो गए थे। ठीक है, तो आप चीज़ याद रखिएगा कि ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न बनते हैं हिंदी में भी। और जो चीज़ें हमने अपनाई थी अपने एग्ज़ाम में, वो चीज़ें आपको भी बता रहे हैं, तो आपको याद रखना है क्या क्या आपको करना है। ठीक है, तो हर एक वीडियो आपको लाया जाएगा, चाहे आपका हिंदी साहित्य से रिलेटेड हो, चाहे हिंदी व्याकरण से रिलेटेड हो। इसमें हमने 1 बाय 1 पार्ट कराने का सोचा है, तो सारे पार्ट आपके कवर कराए जाएंगे। निश्चित ही आप जुड़े रहिएगा। अगर आपको रिवीजन करना है तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसका PDF चाहिए हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 9179091675। ठीक है, तो ये हमारा खुद का नंबर है 9179091675। ठीक है, या आप अंकित एजुकेशन अड्डा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, अभी ये चैनल नया बनाया है टेलीग्राम का, तो ये भी आप उसको वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, तो हम बात करेंगे यहाँ पर ये किसका, ये हमारा ही खुद का नंबर है। तो अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट मिलना चाहिए तो आप इसमें लिख सकते हैं कि सर हिंदी PDF पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी आप बोलेंगे उस तरीके से। ठीक है, चलिए, तो हम बात करेंगे आज इसमें पार्ट नंबर 2 वर्णमाला के बारे में।
तो यहाँ पर उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर हम बात कर रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो इसमें दो प्रकार से होता है, कुछ स्वर का वर्गीकरण हमने पिछले पार्ट में देख लिया था, ठीक है। चलिए तो हम बात करेंगे आगे इसमें उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है आवृत्तमुखी। जैसा कि नाम में ही स्पष्ट लग रहा है, वृत्तमुखी होता है वृत्ताकार या गोलाकार, लेकिन आवृत्तमुखी इसका अपोजिट हो जाएगा, विलोम हो जाएगा कि बिना गोला के, यानी कि गोलाकार नहीं होना चाहिए। तो यही इसकी डेफिनेशन होती है, सीधा पढ़िएगा क्या लिखा है, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार अथवा वृत्तमुखी नहीं होते हैं। यही तो मेन चीज़ बोला गया है, अगर वृत्तमुखी होता तो गोलाकार होता, आवृत्तमुखी का मतलब है गोलाकार नहीं होगा, और उन्हें आवृत्तमुखी स्वर भी कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमारा मुंह जो है गोलाकार नहीं होता है, ठीक है ना, होंठ जो है गोलाकार नहीं होता है, तो वो आवृत्तमुखी के अंतर्गत आएंगे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ये देखिए, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई और ए आए। तो आप इतने याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन में जो बनता है, पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, वो एग्जाम्पल से रिलेटेड बनता है। तो ज़्यादातर गौर ये आपके एग्जाम्पल आप करिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखिएगा, मतलब हम सीधा साधा कह रहे हैं कि सीधा क्वेश्चन जो बनता है उदाहरण पर आधारित बनता है। तो जितने भी एग्जाम्पल हैं सभी महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं वृत्तमुखी स्वर के बारे में। तो यहाँ लिखा है वृत्तमुखी का मतलब होता है गोलाकार। तो सीधा क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं या वृत्तमुखी होते हैं, तो ये उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहा जाता है। जैसे इसके उदाहरण हो जाएंगे छोटा ऊ, बड़ा ऊ। आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं ओ और औ, ठीक है। अगर इनको उच्चारण करेंगे तो आपका जो होंठ है वो गोलाकार आकृति में आएगा, तो इस वजह से ये इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको लिख कर समझाया जा रहा है। अगर आप यहाँ पर रिवीजन के लिए आए हैं तो ये भी आपके लिए बेस्ट होगा और कम से कम समय में कवर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे की बात करेंगे। तो अगला हमारा है मुख खुलने या मुख विवर के आधार पर, कि मुख आधा खुलता है, पूरा खुलता है, या मुख बंद होता है, कैसा। तो इस तरीके से आपको बताएं। तो ये जो है मुख खुलने या विवर के आधार पर ये 4 प्रकार के स्वर होते हैं। तो इन्हें भी देख लीजिएगा 1 बाय 1, बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया है इसको। यहाँ पर देखेंगे लिखा है संवृत स्वर। संवृत क्या होता है, संवृत का मतलब होता है कि बंद होना। तो इसका मतलब है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है उन्हें संवृत स्वर कहा जाता है, ठीक है, या कहते हैं। तो संवृत स्वर के अंदर क्या होगा कि इन सभी स्वरों का उच्चारण करेंगे तो हमारा मुख जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है, बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर संवृत स्वर हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर ट्रिक लेकर आए हैं उई, उई से मतलब छोटा ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा और छोटी ई बड़ी ई हो जाएगा। ये आपकी ट्रिक रहेगी उई, उई, ठीक है, बंद हो गया। तो संवृत स्वर के उदाहरण क्या क्या हो गए, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब हम बात करेंगे अर्ध संवृत की। अर्ध संवृत, देखो संवृत होता है बंद, तो अर्ध संवृत का मतलब आधा बंद। तो यही चीज़ है ना। तो जिन स्वरों के उच्चारण में संवृत की स्थिति के विपरीत या संवृत की स्थिति में थोड़ा सा मुख खुलता है, यानी कि संवृत स्थिति में बंद हो रहा था लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा इसमें खुला होगा मुँह, तो उसे क्या बोलेंगे, अर्ध संवृत कहेंगे, अर्ध संवृत स्वर कहेंगे, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसकी ट्रिक रहेगी ओए, ओए जैसे ए और ओ, ठीक है, ये आपकी ट्रिक और ये उदाहरण हो जाएंगे ए और ओ। इनके सीधे उदाहरण पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए 2 प्रकार देख लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं 2 प्रकार और। चलिए विव्रत, विव्रत का मतलब होता है खुलना, ठीक है। तो विव्रत का मतलब होता है खुलना। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है उसे विव्रत स्वर कहा जाता है। तो इनका उच्चारण करने में मुख खुला रहता है। तो ये कौन सा उदाहरण है, इसका उदाहरण हो जाएगा छोटा आ वाला। और अर्ध विव्रत का मतलब, विव्रत का मतलब जैसे खुलना है, तो अर्ध विव्रत का मतलब आधा खुलना। तो इसका मतलब है कि जिन स्वरों के उच्चारण में विव्रत की तुलना में थोड़ा सा कम मुख खुलता है, यानी कि आधा मुख खुलता है, तो उन्हें अर्ध विव्रत कहा जाता है या कहते हैं। तो अर्ध विव्रत स्वर के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे छोटा आ, यहाँ पर ए और ओ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर छोटा आ नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिख लीजिए, ये आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ
प्रश्न री से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ऋषि वाला री से रिलेटेड, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कि री वर्ण होता क्या है। इससे रिलेटेड 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, अगर आए तो बना सकते हैं। री जो होता है वो रा प्लस ई से मिलकर बना होता है, ये ऋषि वाला री। ठीक है, पहला तो पॉइंट यही याद रखिएगा कि किस किस से बनता है। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इसके बारे में, तो ये देखिएगा, जो री का जो मात्रा तक चिन्ह होता है, किसी भी अक्षर के जो नीचे की तरफ इस तरीके का चिन्ह होता है, ये होता है। ठीक है, जिससे कृपा में आपने ये नीचे देखा होगा, ठीक, पृष्ठ में आपने ये देखा होगा, मृत में आपने ये देखा होगा नीचे की तरफ। तो इसमें क्या है, ये इनकी उदाहरण है। जैसे आपने एक पृथ्वी शब्द देखा होगा, पृथ्वी शब्द देखा है ना, तो पृथ्वी में प्रा जो नीचे लिखा होता है ना, पृथ्वी वाला प्रा, तो ये भी इसमें आता है। ठीक है, तो ये वाला इस वाले ऋषि का होता है। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए, और इत्यादि व्यंजनों के संयोग में होता है, तो ये चीज़ याद रख लीजिए कि ये वाला जो ऋषि है वो यहाँ पर यूज़ किया जाता है। अगर कोई भी शब्द होता है, जैसे हमने लिखा आशीर्वाद, या ऊपर जो रेप होता है, जैसे हमने एक शब्द लिया नर्मदा, क्या लिया, नर्मदा, जैसे हम लेते हैं नर्मदा, नर्मदा, ये वाला नर्मदा है, ये ऊपर वाला जो ऋषि है ये रेप लगा है, तो इसमें हम इस वाले रा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये ऊपर वाला जो रा होता है वो यहाँ पर लगाते हैं, लेकिन नीचे ये पृथ्वी वाला ये बनता है, तो ये वाला हमारा ऋषि वाला रा लगता है। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना, पूछे भी जाते हैं कई बार। चलिए आगे बढ़ें। अगले प्रश्न पर हमारा बनता है पॉइंट कि री से रिलेटेड, यह वर्णमाला में छोटा बड़ा ऊ और ए के मध्य आता है। ये तो सभी जानते हैं, वर्णमाला अगर आपने देखी है, पढ़ी होगी, तो निश्चित ही आप इसको जान रहे होंगे। ये तो कोई भी कठिन सा वाक्य नहीं है, लाइन नहीं है। ठीक है, हिंदी शब्दकोश में इसका क्रम बड़ा ऊ के बाद आता है, यही सेम चीज़ है। अगर वर्णमाला है देखी है तो आप बता ही रहेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप हिंदी कर रहे हैं तो वर्णमाला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा वर्णमाला याद होना चाहिए, उसका क्रम याद होना चाहिए। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि कौन किसके पहले आता है। ठीक है ना। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है कि इस वाले री वर्ण का जो प्रयोग है वो हमेशा तत्सम में होता है। अधिकतर क्या है, तत्सम में ही प्रयोग होता है, याद रखेंगे। अब बात करेंगे हिंदी में, एक का के नीचे ये बिंदी है, खा के नीचे बिंदी है, गा के नीचे ये बिंदी लगा है, जा के नीचे बिंदी और फा के नीचे बिंदी। इन्हें नुक्तायुक्त ध्वनियाँ बोलते हैं, जो कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की देन है। ठीक है, इन्हें याद रखना है। ठीक है, ये भी पूछी जाती है। ये अलग से हम आगत व्यंजन जब पढ़ेंगे वो उनको अलग से पढ़ेंगे, तो फिलहाल ये चीज़ याद रखिएगा, इतना चीज़ ये भी पूछी जाती है। चलिए, यहाँ पर हम IMP पॉइंट लिखे हैं, हो सकता है आपका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले यहाँ पर। ठीक है ना। जैसे आपने पूछा होगा अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, तो या और वाह अर्ध स्वर होता है। कंठ स्वर कौन से होते हैं, तो ये कंठ में कौन कौन सा होता है, छोटा आ बड़ा आ होता है। तालुब स्वर कौन से होते हैं, छोटी बड़ी तालुब होते हैं। यहाँ तालब भी लिखा मिल सकता है आपको। ठीक है, मूर्धन्य स्वर कौन सा होता है, री होता है। अब इन्हें ये कैसे पता चलेगा कि उच्चारण में ये कौन कौन सा है, तो हम इसे आगे पढ़ेंगे थोड़ा। ठीक है, कि कंठ में क्या स्पर्श करता है, तो तालब में क्या स्पर्श करता है। ठीक है ना, तो हमारा ये मूर्धन्य स्वर री होता है। ओष्ठ स्वर की बात करेंगे, इसमें छोटा ऊ बड़ा ऊ होता है। कंठ ओष्ठीय स्वर में बोलेंगे ओ और आओ, इस तरीके से आओ भी मिल सकता है। ठीक है, कंठ तालब स्वर की बात करें तो इसमें हमारा ए और आय होता है। प्राकृतिक स्वर की बात करेंगे तो छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या सीधा आप PDF हमसे मंगा लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपके रिवीजन के लिए। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से। उदासीन स्वर की बात की जाए तो ये कौन सा है, आ है। अपभ्रंश में यहाँ पर लिखा है, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे, तो ये 8 स्वर मौजूद थे। अब इन स्वर की संख्या तो हमने देख ली है, अब ये देख लीजिए कौन कौन से स्वर होते हैं। छोटा आ छोटा बड़ा, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और ए आय। ना तो इसमें ऋषि होता है और ना ही ओ और आओ होता है। ठीक है, तो ये हमारे 8 स्वर होते हैं। ठीक है, और इसमें व्यंजन की बात की जाए तो अब बात कर रहे हैं, पूरा टॉपिक स्वर से रिलेटेड हमने समाप्त कर लिया है। अब आएंगे व्यंजन की ओर। तो व्यंजन की संख्या हमने बताया था आपको 33 मानी गई है, लेकिन अगर आप जोड़ेंगे कि 11 प्लस में 33 तो टोटल तो ये 44 ही हो रहे हैं। लेकिन हमने तो पढ़ा है कि 52 होते हैं, और नया अभी अभी सभी लोग 53 भी पढ़ रहे हैं। तो 52 शब्द का लेखा जोखा कैसे करेंगे, तो ये हमारा 11 तो हो गए हमारे स्वर, 33 हमारे व्यंजन हैं। तो इसमें फिर क्या होता है, कुछ व्यंजन और जोड़ते हैं, जैसे 4 संयुक्त व्यंजन जोड़ते हैं। ठीक है, इसमें 4 संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। चलिए यहाँ पर, ठीक है ना, 4 संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। फिर उसके बाद 2 द्विगुण व्यंजन बन जाते हैं उच्छिप्त वाले, और 2 अयोगवाह मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। ठीक है,
तो अगर हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से वाले, ये वाले कितना, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 उच्छिष्ट व्यंजन और 2 अयुग्वाह व्यंजन, तो 44 में टोटल करेंगे तो ये हमारा टोटल 52 बनता है। तो ठीक है ना, तो ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। और इसके बाद अगर ये क्लास हमारा लास्ट हो जाएगा तो फिर से आपको एक बार इसको समझा दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्या बनेगा हमारा क्वेश्चन, क्या बन सकता है, अब व्यंजन के बारे में बन रहा है। तो व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले शब्द व्यंजन कहलाते हैं। अब यहाँ पर ये शब्द लिख दिया है तो ये गलती से आप समझ लीजिए कि ये यहाँ पर गलती है। यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या सही रहेगा, सबसे बेहतरीन कि यहाँ पे आपका वर्ण लिखा जाए तो और बेटर रहेगा, ठीक है ना, वर्ण, ठीक है ना। यहाँ पर जो वर्ण है वो बेटर रहेगा आपका। चलिए, तो हमने बोला स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण जो होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। तो व्यंजन को कई प्रकार से बांटा गया है। उच्चारण की दृष्टि से जो व्यंजन होते हैं या प्रत्यय की दृष्टि से जो व्यंजन होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें से हम कुछ व्यंजन अभी शुरुआत में ही पढ़ रहे हैं, उसके बाद जल्दी से फास्ट ट्रैक रिवीजन भी कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन के बारे में होता क्या है ये, तो जिन वर्णों का उच्चारण हमारे शरीर के अंगों से स्पर्श या छूकर होता है वे सभी स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। अगर हमसे बात की जाए इनकी संख्या जो पूछा जाए तो 25 होती है, तथा उच्चारण के आधार पर 27 इसमें व्यंजन होते हैं, जिसमें द्विगुण व्यंजन की भी ऐड हो जाते हैं इसमें, ठीक है ना, द्विगुण व्यंजन भी ऐड हो जाते हैं। अब द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ये डा के नीचे बिंदी वाला और ढा के नीचे बिंदी वाला, ठीक है। चलिए ये चीज़ आपको याद रख लेना, ठीक है ना। तो स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं, लेकिन इसमें मूल स्पर्शी आपके 16 होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। चलिए अब बात करेंगे इन 25 व्यंजनों को आप कचटतब वर्ग में बांटते हैं। तो इन कचटतब वर्ग में कौन कौन से आता है, तो पहले आता है कंठ व्यंजन वाला, क वर्ग वाला। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला भाग कंठ को स्पर्श करता है या हमारे कंठ को स्पर्श करता है उन्हें हम कंठ व्यंजन कहते हैं। तो ये चीज़ पता लगा लिया कि जिसमें जीभ का जो पिछला भाग है वो कंठ को स्पर्श करता है, इसलिए इन्हें कंठ व्यंजन कहा जाता है। तो ये कौन कौन से होते हैं, का, खा, गा, गा, घा, मतलब का, खा, गा, घा, अंगा। तो इसके अलावा भी कुछ और होते हैं जो हम आपको ट्रिक के तरीके से फॉर्मूला लिखवाएंगे एक, तो उसमें आपको ये मिल जाएंगे सारे वर्ण। जैसे आपका यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर छोटा आ भी होता है, बड़ा आ भी होता है, हा भी होता है। तो ये चीज़ें अभी है ना, हम अभी नहीं लिखवा रहे हैं, ये चीज़ें हम डायरेक्ट आपको जब एक ट्रिक का फॉर्मूला बताएंगे तब उसमें आपको इकट्ठा लिखवा देंगे ताकि आप पूरा समझ लें। चलिए हो गया ना। अब बात कर लेते हैं तालव्य व्यंजन या तालु व्यंजन या तालव्य व्यंजन। अब इनकी बात करेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ है, जीभ का मध्य भाग मतलब बीच वाला भाग हमारे तालु को स्पर्श करता है। आप देखिएगा कोई भी वर्ण बोलेंगे तो ये तालु को स्पर्श करेगा, जीभ का मध्य वाला बीच वाला भाग, तो उन्हें हम तालव्य व्यंजन कहेंगे। अब इसके बारे में 1-2 पॉइंट और हैं, इनकी बात करेंगे अगर हम, तो यहाँ क्या कर सकते हैं कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से भी ये जाने जाते हैं। जैसे इनके उदाहरण पूछा जाए तो चा, छा, जा, झा, या, तो ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे आगे के हम अलग से करवाएंगे, सभी महत्वपूर्ण हैं, पेपर में आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो और ये क्या है, इसमें जो ये वाला क्वेश्चन है ये आपका MP टेट के हाल ही में एग्ज़ाम जो हुआ था वर्ग 2 का, उसमें ये हिंदी में पूछा गया था प्रश्न। बहुत ही शानदार प्रश्न होते हैं, ये एग्ज़ाम में बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम आगे मूर्धन्य व्यंजन के बारे में। अब मूर्धन्य व्यंजन होता क्या है, मूर्धन्य जिन वर्णों का उच्चारण मुख से होता है उन्हें मूर्धन्य कहा जाता है। या हम ऐसा कर सकते हैं कि जिसमें ऐसे शब्द जिसमें हमारी जीभ जो है वो लौट जाती है, बिल्कुल लौट जाती है, जैसे टा, ठा, डा, ढा, अणा। तो ये 5 वर्ण ऐसे हैं, इनके अलावा कुछ और भी होते हैं। तो फिलहाल हम इन्हें देख रहे हैं कि इन्हें भी मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है, जो मुख से बोले जाते हैं या जीभ पूरा लौट जाती है, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे दंत व्यंजन। तो दंत व्यंजन में बात करेंगे दंत से रिलेटेड। तो दंत से रिलेटेड क्या है, दंत व्यंजन में होता क्या है, दंत व्यंजन की बात करेंगे या दंती व्यंजन। इन वर्णों का या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ऊपर के दांतों से जीभ का अगला भाग स्पर्श होता है उसे दंती व्यंजन कहते हैं। अगर आप इनको बोलेंगे ता, था, दा, धा, ना, अगर इनका उच्चारण करेंगे तो आपका जो जीभ का आगे वाला भाग है
वो दांतों को स्पर्श कर रहा होगा, वो भी ऊपर वाले दांतों को। तो ये चीज़ आपको नोट करना है, एग्जाम में याद रखना। ये पूछे जाते हैं कि दंत वर्ण कौन से हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम ओष्ठ वर्ण की बात करेंगे। तो ओष्ठ व्यंजन कौन से हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण ओंठों से होता है उन्हें ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। जैसे पा, फा, बा, भा। तो आपने देखा होगा, अगर आप उच्चारण कर रहे होंगे तो इनमें आपके पूरे ओंठ का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। एक नोट आपको याद रखिएगा, जो आपने कचट तब वर्ग देखा होगा उसका प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो वर्ण होता है, पांचवा जो अक्षर होता है, उसे हम नासिक व्यंजन कहते हैं। क्योंकि ये जो पांचों वर्ण हैं ये ना की सहायता से बोले जाते हैं। अब इसमें कौन कौन आ सकता है? जैसे ना आएगा, अणा, अंगा आएगा, अणा आएगा, ना आएगा, मा आएगा। तो ये सारे के सारे जो पांचों वर्ग के लास्ट अक्षर होते हैं ये नासिक व्यंजन कहला देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें जो अंग और आहा वाला है तो उनका भी इसमें यूज़ किया जाता है, वो हम सारा आगे पढ़ेंगे, जो आप ट्रिक के माध्यम से देख रहे होंगे। अब एक पॉइंट और यहाँ पर बचता है कि यहाँ पर माँ और ना अनुनासिक व्यंजन या अनुस्वार कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा अंग में अनुस्वार होता है, उसमें चंद्र बिंदु भी होता है, ठीक है। आहा में आपका विसर्ग होता है, वो विसर्ग के अंतर्गत आता है। तो ऐसे आपको ये चीज़ें याद रखना है दो, कि एक माँ और एक ना अनुनासिक व्यंजन या अनुस्वार कहलाता है। क्यों? क्योंकि अभी तो आपने पढ़ा था ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। तो ऊपर हमने देखा था ना कि अंतिम वर्ण जो होता है वो नासिक कहलाता है, तो इसे अनुनासिक व्यंजन या अनुसार भी कहते हैं। ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा में लेकर चलना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्पर्शी व्यंजन की, जो हमने पीछे पढ़े थे कि स्पर्शी व्यंजन टोटल 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। अब इसमें क्या है, स्पर्शी व्यंजन तो वैसे 25 ही होते हैं, लेकिन इसमें स्पर्शी की बात की जाए तो मूल स्पर्शी इसमें 16 होते हैं, ठीक है। मूल स्पर्श इनमें 16 होते हैं। अगर स्पर्श व्यंजन की बात की जाए तो ये कितना 25 ही होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर आप ऐसे समझें कि यहाँ पर ये जो है ना टोटल स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, लेकिन मूल स्पर्शी व्यंजन 16 होते हैं। अब इन्हें 5 वर्ग में बांटा था जो हमने ऊपर, उन्हें देखेंगे कैसे देखेंगे, ऊपर ही पढ़ा था ना आपने। तो चलिए इन्हें देखते हैं कैसे देखेंगे। अगर हमसे पढ़ने के लिए बोला जाए तो इस वाली स्लाइड को कहेंगे, तो ये आपका स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्पर्शी जो व्यंजन है वो 25 है टोटल, लेकिन मूल स्पर्शी व्यंजन इसमें 16 हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। अब इसमें पहला वर्ग है का वर्ग। इसके अंतर्गत की बात की जाए तो का, खा, गा, घा, अंगा, ये 5 होते हैं। चा वर्ग की बात की जाए तो इसमें चा, छा, जा, झा, अंगा होता है। टा वर्ग की बात की जाए तो ये टा, ठा, डा, ढा, अंगा, अणा होता है। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना होता है, ठीक है। और पा वर्ग में आपका पा, फा, बा, भा, मा होता है। अब हमने ये चीज़ तो देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं कि अगर ये पांचों वर्ग मिलकर 25 बनाते हैं तो 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं। तो इसमें अगर आपका ये चा वाला लाइन, यहाँ पर क्या करेंगे हम, थोड़ा कलर दूसरा लेते हैं। यहाँ चा वाला लाइन और ये अड़ा लास्ट वाला लाइन, अगर इनको छोड़ दिया जाए तो 4 4 4 ये वाले जो व्यंजन होंगे वो मूल स्पर्शी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, मूल स्पर्शी कौन कौन से हैं, तो जो कि हम आगे भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, तो ये चीज़ें याद रख लेना, ठीक है। एग्जाम में बनता है ये प्रश्न। चलिए अब आगे बढ़ें अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या है, जो हमने ऊपर अभी तक पढ़ा उसे हम बिल्कुल एक सटीक वे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ सटीक वे में पढ़ेंगे कि उच्चारण या प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन है वो कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। इनमें जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, 16 होते हैं। कौन कौन सा, अभी हमने बोला था कि पहला ये चा वाला लाइन और लास्ट माँ वाला लाइन पूरा हटा देंगे, तो ये 4 4 8 4 3 12 4 चौके 16। तो ये जो व्यंजन है ये आपके मूल स्पर्शी हो जाएंगे, इसमें स्पर्शी व्यंजन 16 होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं संघर्षी ऊ या ऊष्म व्यंजन की। तो यहाँ संघर्षी की बात की जाए तो संघर्षी ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, 4 होते हैं। तीनों सा आ जाएंगे और हावी इसके साथ आ जाएगा। अब स्पर्श संघर्षी कौन से हैं, 4 हैं, जो कि चा, छा, जा, झा होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका एमपी टेट में पूछा गया था, ठीक है, एमपी के सुपर टेट में। चलिए आगे बात करेंगे नासिक के व्यंजन के बारे में। तो ये पांचों वर्ग का लास्ट जो अक्षर होता है उन्हें नासिक कहा जाता है। जैसे अंगा हो गया, अन्या हो गया, अना हो गया, ना हो गया, मा हो गया, ठीक।
अब पार्श्विक व्यंजन भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है, तो ये ला जो होता है वो पार्श्विक व्यंजन होता है। ठीक, आगे बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण और हैं हमारे साथ। यहाँ लिखा है प्रकम्मी या प्रकम्पी या प्रकम्पित व्यंजन, लुंठित व्यंजन, ये रा होता है। ठीक है, प्रकम्पी या प्रकम्पित लुंठित व्यंजन कौन होता है, रा होता है। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कौन सा होता है, डा के नीचे बिंदी और ढा के नीचे बिंदी होती है। संघर्षहीन कौन से व्यंजन होते हैं, तो ये या और वा होते हैं, इन्हें ही हम अर्धस्वर कहते हैं, हमने पीछे पढ़ा भी था। चलिए अब कुछ और महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लीजिए दो, कि दंत मूल या वत्स व्यंजन क्या कहलाते हैं। तो इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो चिन्हावीक वर्ष हैं, अर्थात ऊपरी मसूड़े, जो कि ऊपरी मसूड़े हैं, उनको स्पर्श करते हैं और वर्ष के समीप पहुंचकर झटके के साथ मुड़कर पीछे हट जाती है, तो ये वर्ष व्यंजन कहलाते हैं। एक बार इनके उदाहरण ही याद रख लीजिए, और कुछ इसमें पूछा नहीं जाएगा, परिभाषा पूछी भी नहीं जाएगी। ठीक है ना, तो ना, सा, रा, ला, जा, अंगा और मतलब ढा के नीचे बिंदी और ढा के नीचे बिंदी, तो ये चीज़ें आपको ये क्या करना है, ये याद रख लेना है, इनके उदाहरण ही डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ परिभाषा में नहीं आती है। हाँ, तो ये लुंठित वाला हम क्वेश्चन पीछे पढ़ चुके हैं अभी, कि लुंठित व्यंजन क्या होता है, जिस व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है, उसे हम लुंठित बोलते हैं। इससे हम प्रकम्पित या प्रकम्पी व्यंजन भी कहते हैं, जिसका नाम क्या है, रा। तो इस तरीके से हमने इस वाले को हिंदी के पार्ट 2 को कवर किया हुआ है। ठीक है, आशा है आपको सभी को समझ में आ रहा होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप रिवीजन भी कर रहे होंगे। ठीक है ना, अगर आप इस पीडीएफ का रिवीजन करना चाहते हैं तो आप जो रोज अपना है अंकित एजुकेशन अड्डा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, या हमने जो शुरुआत में आपको नंबर बताया था, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए नंबर दोबारा लिख देते हैं कि 9179091675। ठीक है, ये खुद हमारा ही नंबर है, ये आपको लिख देते हैं यहाँ पर, ये हमारा खुद का अंकित सर का ये नंबर है, और आप इस पर कमेंट करके या आप ले सकते हैं अपना पीडीएफ। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो आपको पीडीएफ ले सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 कवर होता है। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, प्यार बनाए रखिएगा। आगे भी हम पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे ही पूरा यूट्यूब पर फ्री हिंदी पढ़ाने वाले हैं। जो चीज़ हमने अपना पाया है एक्सपीरियंस के साथ, वही चीज़ हम आपको देंगे। बिल्कुल आपका 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर सही होगा और अच्छे से आप इसको कवर करने होंगे। ये हमारा वीडियो बहुत ही छोटा वीडियो होता है, जिसमें हम कम से कम पार्ट या कम से कम समय में अधिक से अधिक आपको जानकारी दे सकें। और आपको पता भी है 2-2 3-3 घंटे की जो क्लास होती है, बच्चे वैसे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना कौन पढ़ेगा। तो 10-15-20 मिनट सभी के पास टाइम होता है, वो सभी लोग बच्चे देख सकते हैं इतना समय। तो ठीक है ना, तो अगर कुछ कमी लग रही है या कुछ ऐड करवाना है तो कमेंट में बता दीजिएगा, वो चीज़ भी हम आपको ऐड करके वीडियो में या पीडीएफ में लेकर आएंगे। ठीक है ना, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके वर्णमाला टॉपिक का तीसरा पार्ट है, और इसमें हम सारे वर्णमाला को कवर कर रहे होंगे। इससे पहले हमने 2 वर्णमाला के पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर किए हैं, जिसमें हमने वर्णमाला का काफ़ी कुछ हिस्सा कवर किया हुआ है, और आज ये तीसरा और फाइनल हिस्सा है। इसमें बात करेंगे हम पूरा कंप्लीट जो बचा हुआ है पूरा देखने वाले हैं। और ये मैं अंकित सर जो आपको है हिंदी बताने वाला हूं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारा जो प्रीवियस ईयर की बात करें 37 आया था, 37 में से 34 नंबर आया था। ठीक है, और काफ़ी अच्छा पेपर था हिंदी का यूपी पुलिस का। तो इसी बेस पर हमें जो अच्छा लगा या कंटेंट जो अच्छा लगा या जो क्वेश्चन में बन सकता है, वो हम सभी आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करें, या अंकित एजुकेशन अड्डा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर लिख सकते हैं, उस पर मैसेज मिल जाए, उस पर ये पीडीएफ मिल जाएगी, या आप सीधा हमारे नंबर पर मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप 9179091675 और 5। ठीक है, ये हमारा खुद का ही नंबर है। तो यहाँ या तो आप इस पर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और या तो फिर आप हमें इस नंबर पर 9179091675 इस पर व्हाट्सएप कर दें। आपको पूरी पीडीएफ दे दी जाएगी, और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से सजाकर लिखाया गया है।
तो बात कर रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं, कुछ हमने कवर कर लिए थे, आज हम बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन से। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन होता क्या है, तो बात करेंगे जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख और नाक से कम वायु बाहर निकलती है, इसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो ये 4 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा। ये कौन से होते हैं, या, रा, वा, या, वा, रा, ला, ये 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ऐसे ही बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। तो ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे, यहाँ पर ऊष्म का मतलब होता है गर्म वायु। ठीक है, तो यहाँ पर परिभाषा में देखेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख और नाक से अधिक वायु बाहर निकले या गर्म वायु बाहर निकले या अधिक वायु बाहर निकले, तो वहाँ कौन सा होता है, ऊष्म व्यंजन होता है। तो जैसे इसके उदाहरण देखा जाए तो इसमें सा, सा मतलब तीनों सा और हा। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि इसके भी कितने हैं हमारे ऊष्म व्यंजन, ये भी कितनी है, संख्या है 4। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है और ऊष्म व्यंजन की संख्या भी कितनी है, 4 है। तो आगे बढ़ेंगे हम संयुक्त व्यंजन के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं संयुक्त व्यंजन की। तो ये आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर इंपोर्टेंट भी लिख देते हैं हम, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे, जब दो विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं, जो वर्ण दो विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब इनके 4 कौन कौन से होते हैं, उदाहरण ये देख लीजिए, ये आपके एग्जाम में कई बार बने हैं। जैसे छ, क्षत्रिय, त्रा, त्रिशूल, ज्ञा, ज्ञानी और ये स्रा, ये 4 जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब इसमें ये पूछा जाता है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन है और नहीं है, विकल्प पर आधारित क्वेश्चन होता है। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये छ, क्षत्रिय वो किससे मिलकर बना होता है, तो का और सा से मिलकर बना होता है। ऐसी ता और रा, ता से त्रा बनता है, जा और या से जा मिलता है, स्रा और सा से सा रा बनता है, स्रा सा और रा से बनता है। तो हम इनमें से भी बता दें कि ये ज्ञा वाला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका कल्पना भी नहीं कर सकता कोई कि कैसे कैसे बन सकता है। अगर इनकी बात की जाए तो हमने पीछे बात की थी संयुक्त अक्षर की, तो संयुक्त अक्षर ये भी होते हैं। पीछे 4 स्वर में संयुक्त अक्षर देखे थे, 4 व्यंजन में है, टोटल 8 संयुक्त अक्षर होते हैं। ठीक है, इसमें ये संयुक्त व्यंजन है, ये चीज़ याद रखेंगे। क्वेश्चन में महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं आपसे, कभी कभार इनका भी वैल्यू पूछा जा सकता है, इनसे भी ये पूछा जा सकता है उदाहरण से रिलेटेड। अब बात करेंगे द्विगुण व्यंजन की। तो द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर बात करेंगे द्विगुण व्यंजन की। तो द्विगुण को उच्छिप्त भी कहा जाता है। ठीक है, तो द्विगुण व्यंजन की बात करेंगे जिसमें 2 गुण हों। अच्छा, अर्थात क्या चीज़, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरती है, उसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इन्हें उच्छिप्त के नाम से या विकसित वर्ण भी कहा जाता है। इनके 2 एग्जाम्पल हैं, ये डा के नीचे बिंदी और ढा के नीचे बिंदी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार ये भी बने हैं। ठीक है, कई सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये वाला बनेगा तो ये वाला नहीं बनेगा। ठीक, ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका वर्ग में आएगा, स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं अयोगवाह की। तो अयोगवाह व्यंजन भी बहुत पूछा जाता है पेपर में, जिसमें अंग और ये आहा दोनों होते हैं। इसमें अंग में अनुस्वार होता है और आहा को विसर्ग कहते हैं। अंग में एक प्रकार और होता है, अंग को जैसे अगर आ पर चांद बिंदु रख दें तो यहाँ पर ये चंद्र बिंदु वाला बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये बिंदी होगी तो इसे अनुसार कहा जाता है, जब इसे चंद्र बिंदु होगा तो उसे चंद्र बिंदु कहा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोट करके चलना है, याद रख लेना है कि अयोगवाह 2 प्रकार के होते हैं, अंग और आहा इसके प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं आगत व्यंजन की। तो आगत व्यंजन की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही बनता है कि इनमें से कौन सा आगत व्यंजन है। तो ये जा के नीचे छोटा सा बिंदी लिखा है, फा के नीचे ये बिंदी लिखा है, तो नीचे जो बिंदी वाले शब्द हैं ना, ये आगत व्यंजन कहलाते हैं। ये जा और फा ही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की। तो महत्वपूर्ण पॉइंट एक बार में ही देख लीजिए डायरेक्ट सारे के सारे कि महत्वपूर्ण पॉइंट हैं क्या क्या। अब यहाँ पर पहले बात करेंगे कंठ व्यंजन की। तो कंठ व्यंजन कौन कौन से हैं, तो आहा और हा, इसके साथ साथ पूरा का वर्ग भी रहता है। ठीक है, का वर्ग भी पूरा रहता है। इसके बाद तालुब व्यंजन की बात करें तो ये सा और या दोनों रहते हैं, इसके साथ साथ आपका पूरा ता वर्ग भी रहता है। मूर्धन्य व्यंजन की बात करेंगे तो इसमें डा के नीचे बिंदी, ढा के नीचे बिंदी, रा और सा भी होता है, इसके साथ साथ टा वाला पूरा वर्ग। तो हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख भी देते हैं, वैसे आगे हमने लिखा भी था कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, का वर्ग पूरा का पूरा। ठीक, और यहाँ पर तालुब वाले में ता वर्ग भी रहेगा पूरा का पूरा।
लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा। मूर्धन्य व्यंजन में ये तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में टा वर्ग भी पूरा रहेगा, जैसे टा ठा डा ढा अणा। ऐसे ही दंत व्यंजन की बात करेंगे तो इसमें दंत व्यंजन में ये हमारा ला, सा और जा के नीचे बिंदी भी रहता है, साथ ही साथ हमारा पूरा वर्ग भी रहता है, ठीक है, ता वाला। तो कौन सा वाला? ता वाला पूरा वर्ग भी रहता है, ता वर्ग, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे। और तो यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण है, जैसे हमने देखा कि स्वर तंत्रीय व्यंजन की बात करेंगे तो ये हा होता है। दंतोष्ठ व्यंजन जो होता है, दांत और ओष्ठ से बोला जाता है, जो वो वाह होता है। संघर्षहीन व्यंजन कौन से होते हैं? तो या और वाह होता है। प्रकम्पित या प्रकम्पित व्यंजन होता है, रा बोलते हैं, इसे ही लुंठित व्यंजन कहा जाता है। तो ये भी आपके डायरेक्ट बनते हैं। अब इनकी परिभाषा देख लीजिए आप। तो यहाँ पर परिभाषा देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? इसका डायरेक्ट उदाहरण याद रख लेना, परिभाषा याद हो ना हो, लेकिन डायरेक्ट ही उदाहरण याद रख लेना, पूछा जाता है। जिस व्यंजन के उच्चारण में जीभ श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है और श्वास वायु के बगल से निकल जाती है, पार्श्विक व्यंजन कहलाता है, ठीक है। मतलब कुछ तो खड़ी हो जाती है और कुछ साइड से निकल जाती है, तो ये पार्श्विक व्यंजन है। इसका ला उदाहरण होता है, ये याद रख लेना। अगला बोला जाता है काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण या बोले तो कर्कश वर्ण भी कह सकते हैं इसको। काकल्य वर्ण की बात करेंगे तो जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायुबंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है, उसे काकल्य वर्ण कहा जाता है, काकल्य वर्ण कहा जाता है। तो इसका उदाहरण कौन सा है? हा, ठीक है। चलिए अब बलाघात क्या होता है? बलाघात के बारे में बात करेंगे तो ये स्वराघात भी कहा जाता है इसे। शब्द बोलते समय अक्षर विशेष पर तथा वाक्य बोलते समय शब्द विशेष पर, यानी कि जब शब्द बोल रहे हैं तो अक्षर विशेष पर, जब वाक्य बोल रहे हैं तो किस पर? शब्द विशेष पर। जो बल पड़ता है उसे बलाघात बोलते हैं, यानी कि शब्द बोल रहे हैं तो अक्षर पर, और जब वाक्य बोलेंगे तो शब्द पर जो बल पड़ेगा उसे बलाघात बोलते हैं। अब 12 खड़ी के बारे में बात कर ले तो ये तो आपने भी पढ़ा होगा बचपन में कि ये खड़ियाँ क्या क्या होती हैं, ठीक है। हर एक अक्षर की खड़ियाँ 12-12 प्रकार होते हैं। जैसे किसी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं री को छोड़कर अनुस्वार और विसर्ग के साथ लिखने को 12 खड़ी कहते हैं। जैसे आपने ये छोटा आ छोटी ये डायरेक्ट कितना 12 मात्राएं लिख रही हैं, और आपने देखा होगा का के साथ मात्राएं लगी हैं, खा के साथ लगती हैं, जैसे कक्का की कुक्कू के कै को क कम खा, इस तरीके से पढ़ा होगा आपने। खा की भी खड़ियाँ बन सकती है, गा की भी, मतलब सारी चीज़ें बनती हैं तो खड़ियाँ ही होती हैं, 12 खड़ी बोलते हैं इसे, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे द्वितीय व्यंजन की। तो द्वितीय व्यंजन की बात करेंगे, द्वितीय व्यंजन का मतलब है 2 अक्षर एक साथ। अब यहाँ का डेफिनेशन देखें, 2 समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो तो वह द्वितीय व्यंजन कहलाता है। जैसे दिल्ली हो गया, पत्ता, बिल्ली, कुत्ता, सत्ता, या कुछ भी जिसमें आपको ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर नीचे ला और ला, एक आधा एक पूरा, एक आधा एक पूरा, यहाँ आधा पूरा, तो 2 व्यंजन एक साथ आ रहे हो एक जैसे और उनके बीच कोई भी स्वर ना हो तो ये क्या होता है? द्वितीय व्यंजन कहलाता है। तो आप सीधा एग्जाम्पल से याद रखिएगा, एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं आपके। अब बात कर लेते हैं मात्रिक स्वर की। तो मात्रिक स्वर में क्या होता है? जिन शब्दों के उच्चारण में मात्रा का बोध हो उसे मात्रिक शब्द कहते हैं। जैसे कारखाना में ये बड़ा की मात्रा ज़्यादा है, महेश में ही ए की मात्रा है, महोत्सव में ओ की मात्रा है, औषधि में औ की मात्रा और छोटी की मात्रा दिख रही है। तो ये क्या होते हैं? मात्रिक स्वर होते हैं, मात्रिक व्यंजन होते हैं, सॉरी मात्रिक व्यंजन होते हैं, मात्रिक शब्द होते हैं। अब इन्हीं में मात्रिक शब्द का प्रयोग किया गया है। अमात्रिक कौन से होते हैं? जिनमें मात्राओं का बोध ना हो, जिन शब्दों के उच्चारण में मात्रा का बोध ना हो वो अमात्रिक शब्द कहलाते हैं। जैसे अमन, अमन में कोई भी मात्रा नहीं है, कलख, कलख में नहीं है, कमल में नहीं है, पवन में, रमन में, कोई में भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये बिना मात्रा वाली अक्षर होते हैं। अब बात करेंगे घोषत्व के आधार पर। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि घोष के आधार पर कौन से व्यंजन हैं। तो घोष पर सघोष और अघोष पूछा जाता है। तो घोष या सघोष एक ही बात होती है और अघोष दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। घोष को सघोष कहा जाता है और इसमें हम बात करेंगे तो यहाँ पर इसमें कोड याद रखना, जो भी आपके 5 वर्ण होते हैं उसमें तीसरा, चौथा और 5वां जो वर्ण होता है वही हमारा सघोष कहलाता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन हो उन्हें घोष व्यंजन कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये आपकी महत्वपूर्ण है ये वाली लाइन, ठीक। क्या है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां तथा सभी स्वर आएंगे, द्विगुण व्यंजन आ जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन आएंगे और हा और जा, ये सारे के सारे
कौन कौन अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, यारा लावा। ये सारे के सारे कौन से होते हैं, घोष व्यंजन होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। ये याद रखना, घोष वर्ण होते हैं, याद रखना, ठीक है। व्यंजन में तो आप देख ही रहे हैं, साथ ही साथ घोष वर्ण में ये टोटल। तो ये एग्जाम्पल रट लीजिए, ये बहुत पूछा जाएगा एग्जाम में। सारे के सारे एक बार में देख दिए हैं हमने। यहाँ 3 4 5 का मतलब होता है 3 4 5, फिर सभी स्वर एक साथ, स्वर भी हो जाएंगे, द्विगुण व्यंजन हो जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन और हा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नोट करके चलना है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ हो गई अपने कौन सा, घोष वर्ण। अब इनके उदाहरण देख लीजिए कौन कौन से हैं। जैसे हम बात करेंगे इसमें कि का वर्ग में अगर गा, घा और अंगा ये वाले, ऐसे ही चा वर्ग में जा, झा, या, टा वर्ग में ये टा, ठा, डाना, ता वर्ग में दा, धा, ना, और पा वर्ग में ये बा, भा, मा। ये सभी के सभी जो होंगे वो कौन से हो जाएंगे, आपके घोष वर्ण या सघोष वर्ण हो जाएंगे, ठीक। चलिए, तो आगे हम बात करेंगे अघोष वर्ण की। तो अघोष वर्ण की बात कर लेते हैं अब इस बार में। अघोष व्यंजन क्या होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन ना हो, जिन वर्णों के उच्चारण करने में केवल श्वास का ही प्रयोग होता हो या किया जाए, उन्हें अघोष व्यंजन कहा जाता है। अब आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, ये वाला उदाहरण। जैसे आपने ऊपर वाले का देखा, इसका भी देख लीजिए। प्रत्येक वर्ग का कौन सा, पहला, दूसरा और सा तीनों, सा और फा, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, आपके अघोष हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने देखा कौन कौन सा अक्षर, पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अघोष होगा। चलिए, तो इसके उदाहरण देख लीजिए। तो हम बात करने वाले हैं इसकी कि का वर्ग, यहाँ पर का और खा हो जाएगा, चा वर्ग में चा और छा हो जाएगा, टा वर्ग में टा, ठा हो जाएगा, ता वर्ग में ता, था हो जाएगा, पा वर्ग में पा, फा हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके ये आपके अघोष हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखे हैं। चलिए, इतना चीज़ समझ रहे हैं ना। चलिए, इतना चीज़ समझ गए हैं, तो आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर या अगले क्वेश्चन की टाइप की ओर, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज़ समझ रहे हैं ना अपना, ये भी अपना महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बनता है आपका। चलिए, तो आगे बढ़े हम नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब बोला जा रहा है प्राणत्व के आधार पर, ये प्राण या वायु के आधार पर, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि प्राणत्व के आधार पर, प्राण के आधार पर मतलब वायु के आधार पर। तो ये होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण में क्या होता है, कम वायु की आवश्यकता होती है। जैसे हम बोलेंगे जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से कम वायु बाहर निकले, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण, जैसे 1 3 5 एवं अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर और नीचे डा के नीचे बिंदी, ये जो आएंगे वो अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। तो हम इसमें बात कर रहे हैं अल्प प्राण की। तो अल्प प्राण में हमने क्या बोला कि इसमें कौन कौन सा अक्षर होगा, का वर्ग में कौन सा हो जाएगा, का हो जाएगा, गा हो जाएगा, अंगा हो जाएगा। ऐसे ही चा वर्ग में चा होगा, जा होगा और यहाँ होगा। टा वर्ग की बात करेंगे तो यहाँ टा होगा, डा होगा और अना हो जाएगा। ता वर्ग में बात करेंगे ता, ये ढा, यहाँ ये दा है, सॉरी, दा और ना। पा वर्ग में बात करेंगे पा, बा और मा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी आ जाएगा। तो ये वाले क्या हो जाएंगे, आपके अल्प प्राण। अब महाप्राण की बात करेंगे तो ये महाप्राण से आधारित क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो महाप्राण की बात करेंगे ज़्यादा वायु, ज़्यादा वायु, अल्प का मतलब कम वायु, अल्प प्राण में अल्प कम वायु, महाप्राण में ज़्यादा वायु। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख और नाक से समान मात्रा में वायु बाहर निकले या ज़्यादा मात्रा में वायु बाहर निकले, उसे महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। अब ये वाला इंपॉर्टेंट पड़ जाता है हमारा एग्जाम्पल कि प्रत्येक वर्ग का समवर्ण, मतलब समवर्ण कौन सा, दूसरा और चौथा, इसके साथ साथ ऊष्म व्यंजन, सारे के सारे ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तीनों सा और हा। इसके बाद डा के नीचे बिंदी, ये वाला इनके महाप्राण के अंतर्गत आएगा। अब इनमें से जैसे हम बात करेंगे कौन कौन से होंगे, तो का वर्ग में आपका खा हो जाएगा और घा हो जाएगा। ऐसे चा वर्ग में छा हो जाएगा और झा हो जाएगा, दूसरा चौथा है ना। टा वर्ग में आपका ठा और ढा, ता वर्ग में आपका हो जाएगा था और धा। इसी के साथ पांचवे में पा वर्ग में आपका फा हो जाएगा और भा हो जाएगा। तो हमने देखा इसमें कौन कौन से अक्षर थे, इसमें आपके दूसरे और चौथे सम अक्षर थे। इसके साथ साथ ऊष्म व्यंजन कौन सा है, तीनों सा हो जाएंगे, ठीक, और एक हा।
इसके साथ साथ डा के नीचे बिंदी, ये वाले जो शब्द हैं एक्स्ट्रा आपको याद रखने हैं कि ये किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये आ जाएंगे आपके इसके अंतर्गत, ठीक है, महाप्राण के अंतर्गत। तो आपने इस तरीके से सभी प्रश्नों को याद कर लिया होगा या इससे रिवीजन कर लिया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से हम पूरा आपका हिंदी पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आज ही हमने वर्णमाला टॉपिक को कवर किया हुआ है 3 पार्टों में, ठीक है। तो ऐसे ही हम 1 बाय 1 अब आगे पार्ट करते जाएंगे, या फिर आप अपना टॉपिक का नाम बताइएगा कमेंट करके पहले किस टॉपिक को पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हमें वर्णमाला करना था, तो वर्णमाला हमने कर लिया है। अब आप कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, और जो भी टॉपिक चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, उसको पहले कराया जाएगा, बाकी बात उसमें क्रम से फिर हम चलेंगे, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया विशेषण, इस तरीके से, और संधि समास में ये भी चलेंगे हम, ठीक है। तो आपको देखना है सबसे पहले अब कौन सा वीडियो चाहिए, नहीं तो हम अपने तरीके से बताएंगे आपको, ठीक है ना। और एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा वीडियो अच्छा लगा है तो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए